आशा करती हूँ कि बीती 2 कक्षाओं में जिस विषय पर हमने चर्चा की थी वो आप भूले नहीं होंगे, परंतु फिर भी हमेशा की तरह से थोड़ा बहुत याद दिलाती हूँ कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत कुछ आता है जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, लेकिन हमारी हल्की सी गलती जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं, उन गलतियों के कारण हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं और जिसके कारण हमें बहुत दुख पहुंचता है। अगर हम समाजशास्त्र विषय की बात करें तो इस विषय को क्योंकि हम बहुत हल्के तौर पर लेते हैं, हल्के तौर पर मतलब हमें लगता है ओहो ये तो बहुत ही आसान विषय है, इसको तो लास्ट मोमेंट में भी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यही कारण है कि हम इसे इतना लाइटली लेते हैं कि हम पहली बात तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। दूसरी चीज़, हम वाकई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उतनी सिंसियरिटी से उसकी तैयारी भी नहीं करते, और ख़ासकर समाजशास्त्र में जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, चूँकि अधिकतर विद्यार्थियों के लिए ये एक नवीन विषय होता है, तो और लेकिन जो वो अपने सीनियर से फीडबैक लेते हैं वो फीडबैक यही रहता है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले आप पढ़ लेना, पास आ जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जब इस तरह का जो आप लोगों का पूरा का पूरा आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कम अंक लाने के लिए जिम्मेदार बनता है। और विशेषकर जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी आपसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम इतना पूरा टॉपिक हम पढ़ते ही नहीं हैं, पूरा विषय हम पढ़ते ही नहीं हैं और उसके बाद उसका कंटेंट हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम शुरुआती शब्दों को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और हम समझते हैं कि इसके बारे में तो हमें यही आंसर लिखना है, जबकि वो जो उत्तर होता है उस जो प्रश्न पूछा गया उससे बिल्कुल विपरीत जाकर आप उत्तर लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आने वाली कक्षाओं में लगातार मैं इस विषय पर आप दृष्टिपात करूंगी कि कौन कौन से किस किस तरह से आप गलतियां करते हैं। तो पहला जो विषय हमने लिया था वो लिया था संस्कृतिकरण का, यही लिया था ना। और हमने बात भी की थी कि संस्कृतिकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अधिकतर जिसके बारे में बच्चे मिसकंसेप्शन रखते हैं और फिर वो गलतियाँ करते हैं। और मैंने फिर बताया था आपको कि अधिकतर बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और ख़ासकर वो विद्यार्थी जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, पहली श्रेणी उन विद्यार्थियों की और दूसरी श्रेणी उन विद्यार्थियों की जो नॉन कॉलेजेंट है या फिर जिन्होंने प्राइवेटली जो एग्ज़ाम देते हैं, वॉट एवर द रीज़न इज़, तो वो लोग संस्कृति और संस्कृतिकरण को एक ही समझ लेते हैं, जबकि संस्कृति और संस्कृतिकरण दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि संस्कृति क्या है। जब तक आप संस्कृति को नहीं समझेंगे, आप संस्कृतिकरण और संस्कृति में क्या अंतर है इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आवश्यक हो गया था कि हम संस्कृति को समझें। और एक पंथ दो काज, इस वजह से आपको संस्कृति की अवधारणा के बारे में भी बहुत डिटेल में पता चल गया। मैंने आपको बताया, अब कितना समझ में आया ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा की कि आपको बात समझ में आए। आपकी सहजता के लिए मैं पुनः दोहरा देती हूँ कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति हमारा जीवन जीने का तरीका है, पहली चीज़। दूसरी, संस्कृति हर समाज की विशिष्ट होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो संस्कृति हमारे देश में हमारे लिए विशिष्ट है, हमारे लिए उपयोगी है, वो उपयोगी का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ कि संस्कृति क्या है, हमारे जीवन जीने का तरीका है। हमारे लिए मैंने आपको उदाहरण दे के भी बताया था कि किस प्रकार से पश्चिमी देशों की संस्कृति हमसे अलग है और क्यों अलग है, उसके पीछे भी मैंने आपको कारण बताया था। क्योंकि प्रत्येक समाज की सामाजिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं और यही कारण है कि जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो ही संस्कृति की निर्माणकर्ता होती हैं।
तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ही संस्कृति की निर्माणकर्ता होती हैं। संस्कृति निर्माता कौन है? मनुष्य है, परंतु वो निर्माणकर्ता परिस्थितियाँ क्या हैं? भौगोलिक और सामाजिक हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना जानना, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको बहुत डिटेल में संस्कृति के बारे में बता दिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है। प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस विश्वास के साथ कि आज जो कुछ हम समझेंगे उसके बाद आने वाली जो आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं उसमें हमसे ये गलतियां नहीं होंगी कि हम संस्कृति और संस्कृतिकरण को एक ही मान बैठें। संस्कृतिकरण क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा किसने दी? प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने। ये कौन है? ये एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे। समाजशास्त्र के जो पिलर के तौर पे माने जाने वाले कुछ समाजशास्त्रियों में से ये रहे हैं और इन्होंने, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य भी बात है। तो इन्होंने दक्षिण भारत, साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन का विश्लेषण किया और संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्या अध्ययन किया? चलिए ये देखते हैं। और देखिए, क्योंकि अभी तो आप प्रथम वर्ष में हैं, लेकिन जब आप अपना प्रथम वर्ष में भी जब आप समाजशास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं, उसके प्रथम चरण को जानते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं, तभी आपको इस बात का भान होता है, इस बात से आप विदित होते हैं कि समाजशास्त्र बेसिकली एक साइंस है। सोशियोलॉजी बेसिकली एक साइंस है, क्योंकि वो जिस तरीके को अपनाता है अध्ययन करने के लिए, क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। और समाज का अध्ययन किस प्रकार से करता है? एक कहानी, कल्पना, काव्य के रूप में नहीं करता। ये मूलतः ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसका अध्ययन करना। अब अगर वो सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी तो हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो खैर, हाल फिलहाल हमारा फोकस संस्कृतिकरण पर है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृतिकरण का जो सिद्धांत M.N. श्रीनिवासन ने प्रतिपादित किया, तो वो बेसिकली उन्होंने भारतीय सामाजिक जो संरचना में सामाजिक गतिशीलता की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया था। तो मैसूर में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने क्या पाया था? उन्होंने ये पाया कि निम्न जाति के लोग, अब देखिए यहाँ इस तथ्य को हम भुला नहीं सकते कि जाति क्या है। पहले तो हमें ये समझना, और किस तथ्य को हम नहीं भुला सकते कि भारत की जो एक मूलभूत विशेषता रही वो उसका जातिगत विभाजन रहा। वो जातिगत विभाजन वर्ण व्यवस्था से आरंभ हुआ था और वो अंतोतगत्वा आके जाति व्यवस्था का रूप उसने ले लिया, ठीक है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक बहुत जटिल जो थॉट प्रोसेस है, इसके उत्तर भी बहुत जटिल है और कहीं ना कहीं बहुत विवादास्पद भी हैं। तो हम इनमें भी उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो हमारा जो मेन जो हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि श्रीनिवासन ने जो कुर्ग जहाँ पर कुर्ग लोगों का जो अध्ययन किया, वहाँ पर उन्होंने क्या पाया। तो बस हाँ, उससे पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि जाति क्या है। अगर हम भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो ये पाएंगे कि जाति एक ऐसा स्तरीकरण है जहाँ पर व्यक्ति, स्तरीकरण क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि ऊपर और नीचे के उच्च और निम्न स्तर में विभाजन की जो प्रक्रिया है। अब मूलतः जब हम वैश्विक पटल पर इसे देखते हैं तो वहाँ स्ट्रैटिफिकेशन का बेस अधिकतर
क्या होता है, पावर होता है या पैसा होता है। और अब भारत में भी ऐसा है, आपने सुना होगा ना, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। ये जो कैटेगराइजेशन है ये स्ट्रैटिफिकेशन का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन भारत में आज भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, उन जड़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं तब जब इलेक्शंस होते हैं। नहीं, गलत कह रही हूँ मैं, कि जहाँ जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं या फिर कोई जातिगत जब पंचायतें बैठती हैं, इस तरह की चीज़ें क्या भारत से समाप्त हो गई? नहीं, आज भी बहुत फल फूल रही हैं। तो इसलिए हम जाति के अस्तित्व को तो नकार सकते ही नहीं है, यद्यपि उसमें परिवर्तन अवश्य हुआ है। लेकिन खैर, इस विषय पे भी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा जो मूलभूत प्रश्न है वो जाति क्या है। तो जाति एक क्लोज सिस्टम है ना। क्लोज सिस्टम ऐसे कि जहाँ पर व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वो जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन श्रीनिवासन ने पाया कि नहीं, ये जो हमारी विचारधारा है ये गलत है। गलत के सेंस में कि उन्होंने कहा कि खासकर उन्होंने, देखिए, वो पूरे भारत की बात नहीं कर रहे। उन्होंने जब संस्कृतिकरण का सिद्धांत क्या दिया तो पूरे भारत की बात नहीं करे। उन्होंने मूलतः जहाँ अध्ययन किया मैसूर में, वहाँ उन्होंने ये पाया कि निम्न जाति के लोग जो प्रभव जातियाँ हैं, जो डोमिनेट क्लास हैं, खासकर उन्होंने देखिए जो जाति का जो कैटेगराइजेशन है उच्च और निम्न स्तर में, स्ट्रैटा जिसे कहते हैं ना, उसमें जो विभाजन है उसमें सबसे जो उच्चतम स्थान दिया गया वो दिया गया ब्राह्मणों को, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो यहाँ पर जो श्रीनिवासन ने बात की अपने शोध में, उन्होंने क्या पाया कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया की, जब श्रीनिवासन बात करते हैं तो उन्होंने पाया कि ये जो निम्न जाति के लोग हैं, ये जो ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण जाति से जो संबंधित लोग हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। और जो निम्न जाति की जो जीवनचर्या है, जैसे मांस मदिरा या पशु बलि, इन सब का वो त्याग कर देते हैं। और इनका ना केवल त्याग करते हैं अपितु वो उच्च जाति की जीवनचर्या को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण। क्या प्रोसेस? अपने जीवनचर्या का तात्पर्य क्या हुआ कि निम्न जाति अपने जो जीवन की विशेषताएं हैं उनका त्याग करके अपने से उच्च जाति की जीवनगत विशेषताओं को अपनाकर खुद को उच्च जाति का डिक्लेयर करती है। लेकिन ये प्रोसेस 1 या 2 दिन का नहीं होता, ये 1 या 2 पीढ़ियों में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। मतलब ये जो डिक्लेरेशन का प्रोसेस है ये 2 साल, 10 साल, 15 साल में नहीं हो पाता। इसके लिए एक लंबा टाइम स्पैन चाहिए होता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो संस्कृतिकरण शब्द है उसका जो श्रीनिवासन ने जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था, उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया में किया था। और उन्होंने इस बात की उस पुस्तक में चर्चा की थी कि जो जाति प्रथा की कठोर प्रणाली है, क्योंकि कठोर प्रणाली क्या हुई? क्लोज सिस्टम है। दैट मीन्स आप जिस जाति में आपका जन्म हुआ है आप उस जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु यहाँ कठोर प्रणाली का जो स्वरूप अभी तक चर्चा में था इस अध्ययन से पूर्व, उसके विपरीत श्रीनिवासन ने पाया कि नहीं, ये कठोर प्रणाली यहाँ थोड़ी लचीली है। अगर निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के जीवनचर्या को स्वीकार करता है, जीवन के तरीके को स्वीकार करता है, जीवन प्रणाली को आत्मसात करता है, तो वो अपने
अपनी जाति से उच्चतर, वो गतिशील एक व्यवस्था है संस्कृतिकरण की जो ऊपर की तरफ जाती है ना। और ये संस्करण प्रणाली में एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर, शराब छोड़कर, कर्मकांड एवं देवगण की जो प्रक्रिया है उन सबको अपनाकर, इस पूरे प्रोसेस को अपना कर ना, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, संस्कृतिकरण का। तो इस पूरे प्रोसेस को अपनाकर वो क्या करती है, खुद को उच्च जाति का डिक्लेयर कर देती है। तो श्रीनिवासन इस बात को कहते हैं कि निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि वो इस बात को मेंशन करते हैं कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ये वर्जित है। तो स्वयं श्रीनिवासन ने कहा था कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये बात, कि श्रीनिवासन ने स्वयं ये बात कही है। जैसे कि मैंने आपको आपकी पहली कक्षा में कहा था कि जो विद्वान जन हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो तमाम तरह की अवधारणाओं के संबंध में अपने जो विचार प्रकट करते हैं उसे हम उनके द्वारा दी गई परिभाषा या उनके विचार बिंदुओं को हम इंगित करते हैं। तो इसी तरीके से श्रीनिवासन ने भी कहा था कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। क्या मैं फिर से रिपीट करूं? संस्कृतिकरण एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में, उच्च या द्विज जाति की दिशा, अब यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, वो भी मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी आपको। पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। और आम तौर पर ऐसे परिवर्तनों के बाद जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो उसे स्थान मिला उससे ऊंचे स्थान का वो दावा करने लगती है। अब कुछ चीज़ें जो मुझे आपको समझानी है। पहली चीज़, द्विज जाति क्या है? द्विज जाति क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं चार जातियों की जो संसरण प्रणाली भारत में है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रथम स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त है, द्वितीय स्थान क्षत्रियों को, तृतीय स्थान वैश्य को और चतुर्थ और अंतिम जो निम्नतम स्थान माना जाता है वो शूद्र को प्राप्त है। तो ये जो आरंभ की जो तीन जातियां हैं, दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज जाति कहा जाता था। द्विज जाति क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये तीनों जातियां, इनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार अर्थात जिसे एक जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, जहाँ पर इन जाति से संबंध, वैसे तो देखिए द्विज जाति कहा जाता है पर बेसिकली ये इस शब्द का जो प्रादुर्भाव है वो वर्ण व्यवस्था से आया है कि ये द्विज वर्ण कहलाई जाती थी ये तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की। ये शिक्षा के लिए गुरु के पास जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, और चूँकि शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे इसलिए उन्हें द्विज वर्ण नहीं कहा जाता था। तो ये संपूर्ण जो अब श्रीनिवासन ने यद्यपि ब्राह्मण जाति की विशेष तौर पे बात की, खासकर जो उनका अध्ययन क्षेत्र रहा कि जो निम्न जाति के लोग हैं वह ब्राह्मण जाति की जीवनचर्या को, जीवन विचारधारा को, जीवन परंपराओं को अपनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जाति की बात हो। निम्न जाति अपने क्षेत्र विशेष में जो प्रभव जाति हैं, जो डोमिनेट करती हैं, जो कास्ट, चाहे वो वैश्य हो चाहे शूद्र हो, उन जातियों को भी, उन जातियों के कल्चर को, उन जातियों की जीवन प्रक्रिया को भी निम्न जाति के लोग अपनाकर अपने को उसके समकक्ष, उसके बराबर खड़ा करके और स्वयं को उच्च जाति का डिक्लेयर करते थे। अर्थात ये जो गतिशीलता की प्रक्रिया है संस्कृतिकरण में, वो नीचे से ऊपर की ओर होती थी। आई होप अब आप बेसिक अंतर समझ गए होंगे। हाँ,
यहाँ पर एक मैंने जो शब्द नहीं, ये बेटर होगा कि मैं आपको बताऊँ कि जो संस्कृतिकरण की परिभाषा हमने वर्बेटम जो श्रीनिवासन ने दी है, जब हमने उससे पढ़ा और समझा तो वहाँ हमने एक बात को जाना, जाति और या जनजाति। तो ये एक गलती विद्यार्थी करते हैं, जाति और जनजाति को एक समझने की। तो इस संबंध में हम आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। ये एक और ब्लंडर बच्चे करते हैं और जिसके कारण उनको लगता है कि उन्होंने उत्तर सही लिखा है, लेकिन उनके मार्क्स पूरी तरह से गड़बड़ा जाते हैं। इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। जैसे पहली गलती जो मैंने अपने जो अध्ययन और अध्यापन का जो मैं कार्य कर रही हूँ उसमें जो मैंने देखी विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है, वो है संस्कृति और संस्कृतिकरण को एक समझना। तो आज मेरा ये प्रयास रहा पिछली 3 कक्षाओं में कि आप ये गलती ना करें, इसलिए इस अंतर को आप समझें। हाँ, संस्कृतिकरण के साथ आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है वो एक व्यक्ति का नहीं होता या एक परिवार के द्वारा नहीं होता, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक पूरे समूह के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति चाहे कि वो स्वयं का संस्कृतिकरण कर ले, वो उच्च जाति की जीवन प्रक्रिया को अपनाकर अपने जो श्रेणी है वो उच्चतम स्तर पर ले जाए, तो वो संभव नहीं है। या कोई एक परिवार विशेष इस प्रक्रिया को अपनाए, वो भी संभव नहीं है। ये एक सामूहिक प्रक्रिया, ये समूहगत प्रक्रिया है, ऐसा श्रीनिवासन का मानना रहा है। तो विश्वास करती हूँ कि आज जो कुछ मैंने आपको समझाया, हाँ, मैं अपने उस वादे को आज ज़रूर पूरा कर रही हूँ, क्योंकि पहली कक्षा लगभग 40 मिनट की थी और दूसरी कक्षा भी मैंने बहुत कोशिश की थी, पर वो 30-32 मिनट की हो गई। और मुझे पता है आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि इतना लंबा वीडियो सुनकर आप लोग थक जाते हैं, इसलिए इसको मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की है। पता नहीं मेरी बात आप लोग कितनी समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर जो प्रयास मेरी ओर से है उसे अगर आप लोगों ने समझने का प्रयास किया तो यकीनन आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, परंतु उसके बावजूद भी निग्लिजेंसी की वजह से इस तरह की गलतियां होती हैं जो कि बिल्कुल अपेक्षित नहीं हैं। आशा करती हूँ कि आप आज के बाद संस्कृति और संस्कृतिकरण को एक समझने की भूल नहीं करेंगे। 2 बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक समझना समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल की कक्षा में हम एक नई गलती को ढूंढेंगे जो कि आप लोगों के द्वारा होती है। वो कौन सी गलती होगी ये हम ढूंढते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।